हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 72nd वीडियो है और अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट लेक्चर। इस वीडियो में हम लोग इरोडोप की जो ओरिजिनल प्रॉब्लम नंबर्स हैं 4.1182 टू 4.121 एंड देन 4.123 टू 4.127 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 4.118। इसमें एक कॉइल है और उस कॉइल का रेजिस्टेंस R है और इंडक्टेंस L है और t इक्वल टू 0 पे आप V इक्वल टू Vm cos ओमेगा t ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर देते हो तो तुम्हें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। अब वैसे तुम्हें ना देखने में ये बड़ा सिंपल लग रहा होगा आपको ये लग रहा होगा कि ये सिंपल AC में LR सर्किट की प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, अगर ये LR सर्किट होता तो फिर इसमें जो V होता वो लीड करता फ्रॉम करंट, और मान लो किसी एक एंगल फाई से, तो फिर तुम जानते हो टेन फाई की दो वैल्यूज होती हैं, या तो तुम कॉस फाई इक्वल टू R बाई जेड कर दो, और या फिर टेन फाई इक्वल टू XL अपॉन R कर दो। तो इसका मतलब करंट हमारी कुछ ऐसी आनी चाहिए थी, I मैक्सिमम कॉस ओमेगा t माइनस फाई, इस टाइप की कुछ आनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। समझ में आया? मैं ये कह रहा हूँ कि देखने में ऐसा लग रहा है कि ये AC का सिंपल LR सर्किट की प्रॉब्लम है, तो अगर वो रही होती तो ये रहा होता। अब वो क्यों, देखो बताता हूँ मैं कि t इक्वल टू 0 पे तुमने सोर्स को कनेक्ट किया था, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे करंट को 0 होना चाहिए था। लेकिन इस वाली इक्वेशन से अगर देखोगे तो t इक्वल टू 0 पे देखो करंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब वो इससे नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक से चलना पड़ेगा। मतलब बेसिक से आप ये कह सकते हो कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस ये आ गया और इंडक्टर का L ये आ गया, और ये आपने अप्लाइड वोल्टेज कर दिया। मतलब V की जो वैल्यू आती वो VL प्लस VM आती, और V हमने कितना लगाया था, VM cos ओमेगा t इक्वल टू VR का मतलब होता है IR और VL का मतलब होता है L DI बाई dt। अब तुम्हें ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। लेकिन एक्चुअल में इसकी मैथ्स काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बस मैं ये बताना चाहता था कि इसमें सीधे डायरेक्टली तुम देखते ही जो है ये मत करना कि वो AC की सिंपल LR सर्किट है, उसको आपको प्रॉपर इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। इस टाइप से कर रहे हैं तो मैथमेटिकल पार्ट छोड़ सकते हो, बस कंसेप्ट सीख लेना आप ओनली, ये कर लेना। इसी टाइप से फिर दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, और V तुमने ये लगा दिया।
इसको भी तुम्हें वही करना पड़ेगा, V इक्वल टू वी आर प्लस वी सी से यहां से चलना पड़ेगा। और V का मतलब हो गया वी एम कॉस ओमेगा टी, वी आर का मतलब आई आर, और वी सी का मतलब Q बाई सी, वहीं से जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जो आई आ रहा है उसको फिर डी क्यू बाई डी टी। लेकिन अगेन मैंने कहा उसका मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसको छोड़ सकते हो। मेन तुम कंसेप्ट देख लेना कि ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे सी आर सर्किट की प्रॉब्लम नहीं है, एसी में बिल्कुल बेसिक से आपको चलना पड़ता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये थोड़ा ठीक है, एक्चुअल में ये एक सोलोनॉइड है देखो, और इसकी ये वाली जो रेडियस है वो ए है, एक तो ये दिया हुआ है, और इसमें जो एसी की फ्रीक्वेंसी वो एफ दे रखी है। और ये जो वायर की रेजिस्टिविटी है वो तुम्हें रो दे रखी है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो एन दिए हुए। तो तुम्हें ये कहता है कि इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज V होगा और इसमें जो करंट होगी, इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। ये तुमसे पूछा हुआ है, और इनके टर्म्स में आएगा आंसर, ए एफ रो और एन, इनके टर्म्स में आएगा। तो ये देख भी लो, ये इसके टर्म्स में आ रहा है, देखो इसमें एफ आ रहा है, ए आ रहा है, एन आ रहा है और रो आ रहा है, ये कर। अब देखो इसको कैसे करोगे। मान लो सोलोनॉइड की लेंथ एल है और वायर की जो लेंथ है वो एल नॉट है। ये वायर की लेंथ है, ध्यान रखना। और ये ना बिल्कुल टाइट से बंधे हुए हैं, मतलब ये अगर तुम देखोगे तो इसमें वायर बिल्कुल ऐसे टाइट से बंधा हुआ है, ये है, ऐसे कह लो, ये आ गया। और इसका डायमीटर मान लो डी है, अब क्या देखो, इस कॉइल में एल भी होगा और आर भी होगा, इसका मतलब वी लीड करेगा। और टेन फाइव की जो वैल्यू आएगी वो एल बाई आर आएगी, और एल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल बाई आर होगी, और ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ इंटू एल अपॉन आर होगा। ये हो गया। अब एक चीज और है देखो इसमें, कि ये मान लो यूनिट लेंथ है और इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर आप देखोगे इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इसका मतलब n इंटू डायमीटर, वो फिर वन लेंथ होनी चाहिए ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मान लो मैंने यूनिट लेंथ ली और उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो n इंटू डायमीटर इक्वल टू 1/n हो गया। तो जो d की वैल्यू आ गई वो 1/n आ गई।
इसको भी मैं यूज करूंगा अभी। अब सुनो, एल की जो वैल्यू आती है वो एन फाई अपॉन आई आती है। ये तुम जानते हो कि एल की वैल्यू होती है एन फाई अपॉन आई। अब एन कितना हुआ देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, और फाई हो गया बी इंटू एस अपॉन आई, और यहां पे जो बी आ गया वो आ गया म्यू नॉट एन आई। तो खैर करंट तो यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, तो ऐसे तो तुम निकालोगे यहां से एल निकालोगे। अब उस कॉइल के वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो एल नॉट अपॉन ए होगा। ये हो गया। अब एल नॉट कितना है देखो, एक टर्न इसकी जो लेंथ है वो 2 पाई इंटू आर होगी, इंटू टोटल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जो वायर की लेंथ होगी वो 2 पाई आर इंटू एन होगा, और यहाँ पे जो आर दिया हुआ वो एक्चुअल में ये ए दिया हुआ देखो, आप देखो ना आर की वैल्यू यहाँ पे ए के इक्वल होगी। ये तो हो गया ए, और एन कितना हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये एन आ गया। अब रह गया ए, ए की वैल्यू आ गई पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, और डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डी को हमने कितना निकाल लिया था, 1/n निकाल लिया था, तो इसका मतलब डी स्क्वायर हो गया 1/n का स्क्वायर। तो बस आप जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक कॉइल है और उसमें जो वायर्स हैं वो बिल्कुल टाइटली बाउंड है, तो तुम्हें ये निकालना, और उसमें एक एसी फीड करते हो आप जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है, तो तुम्हें अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल सा तुम्हें टेन फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर करना है। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल हो गई, ओमेगा हो गया 2 पाई एफ, और एल की वैल्यू हो गई एन फाई अपॉन आई, और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हो जाएगा रो एल नॉट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और मेन मैंने तुम्हें ये एक पॉइंट बताया, ये वाला कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू डायमीटर, वो फिर वन लेंथ के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज तुम ये देखो ना ये डी के इक्वल है, क्यों, देखो ये वाली चीज डी के इक्वल है, और इसमें मान लो यूनिट लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फिर एन इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये तो सिंपल है, एक तो कैपेसिटर दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू इतनी दे रखी है, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी दे रखी है। तो तुम्हें फेज डिफरेंस निकालना है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज जो आपने फीड किया हुआ है। तो सिंपल सी बात देखो, कॉस फाई की जो वैल्यू है वो आर बाई जेड के इक्वल आ जाएगी ना, और जेड की जो वैल्यू होगी वो पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो एक तरीके से कॉस फाई कितना आ गया, कॉस फाई अगर देखोगे तो ये हो गया रेजिस्टेंस इनटू करंट की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू। अब रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से दिया हुआ है 110, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू 0.5,
और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू भी 110 दे रखी है, तो cos फाई की वैल्यू 0.5 आ गई। इसका मतलब जो फाई आया वो 60 डिग्री आ गई। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दो सर्किट दिखा रखे हैं, बस सेकंड वाले सर्किट में तुम्हें दे रखा है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम है, ये दिखा रखा है। तो तुम्हें वेक्टर डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, वोल्टेज के वेक्टर डायग्राम्स ड्रॉ करने ही, ध्यान रखना। अब सुनो, इसके अक्रॉस वी आर नॉट जो आएगा वो करंट से सेम फेज में होगा, सेम फेज विथ करंट। ये मान लो आई है, ध्यान रखना, आई ये हो गया। और इसको मैं वी एल आर कह देता हूं। इसमें ये लीड करेगा, अगर आप देखोगे वी एल आर विल लीड विथ आई बाई फाई कह लो। और लास्ट में जो तुमने वी ए सी अप्लाई किया है वो वेक्टर मेथड से एक तरीके से वी आर नॉट प्लस वी एल आर ऐसा होगा। लेकिन फिर ये दो फंक्शंस हैं बेटा, ध्यान रखना, जो ऐड होके एक तीसरा फंक्शन कर रहे हैं। सो दीज आर फंक्शंस ऑफ टाइम, फंक्शंस ऑफ टाइम। और वो फंक्शंस साइनोसॉइडल हैं। इसका मतलब उनको तुम वेक्टर मेथड से ऐड करोगे। एक बार दोबारा सुन लो, वी आर नॉट वो करंट के साथ सेम पेज में होगा, और वी एल आर वो करंट से किसी फाई एंगल पे लीड करेगा, और ऑब्वियसली मतलब फाई विल बी लेस देन 90 डिग्री। ये हो गया। उसके बाद जो तुमने अप्लाई किया वो वी आर नॉट प्लस वी एल आर होगा, और वो तीन साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं। तो इसका मतलब उनको तुम वेक्टर मेथड से ऐड करोगे। तो अगर मैं मान लो करंट इधर को लेता हूँ, सपोज करो आई इधर है, तो देखो क्या होगा, वी आर नॉट तो ये आएगा, इधर कहीं आएगा, और वी एल आर इधर कहीं आएगा, और ये एंगल फाई है कहीं। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट फिर तुम्हारा बनेगा वी ए सी बनेगा। ये बन गया वी ए सी, और ये वाला एंगल थीटा का। अच्छा वैसे भी तुम एक चीज देखो कि ये ना, इसमें एक्सी तो है ही नहीं, एक्सी जीरो है इस वाले में। इसका मतलब जो वी ए सी होगा वो लीड करेगा, विल लीड किससे, आई से। क्यों, और कितने एंगल से, लेकिन आपके थीटा एंगल दिखा रखा है मैंने, यहां ध्यान रखना, फ्रॉम थीटा। अब तुम जो टेन थीटा है, कॉस थीटा फॉर एग्जाम्पल, कॉस थीटा को तुम कर सकते हो आर बाई जेड होता है, लेकिन यहाँ पे वो आर प्लस आर नॉट बाई जेड होगा। ये ध्यान रखना, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी आर प्लस आर नॉट बाई जेड होगी। और अगर मान लो तुम टेन थीटा निकालना चाहते हो तो फिर वो आ जाएगी, इधर पे लिख रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर प्लस आर नॉट, ये हो जाएगी। तो पहला सर्किट तो ये बनेगा इस टाइप से। अब चलते हैं दूसरे सर्किट में।
देखो ओमेगा लेस देन ओमेगा आर है, और तुम याद करो कि एक्स एल वो ओमेगा एल होता है, और एक्स सी वो 1/ओमेगा सी होता है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी इक्वल होता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन ओमेगा आर है तो फिर एक्सी बड़ा हो जाएगा। अगर तुम देखोगे तो एक्सी बड़ा हो जाएगा, बिकॉज एक्सी प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा है, तो एक्स सी की वैल्यू वो एक्सएल से बढ़ जाएगी। इसका मतलब करंट लीड करेगी, फिर उसमें ध्यान रखना, करंट लीड करेगी, लेकिन किससे? वी ए सी से। और वही अगेन थीटा एंगल कह दे रहा हूं मैं, थीटा एंगल शो करूंगा, थीटा एंगल से। और कॉस थीटा कितना रहा होगा? कॉस थीटा रहा होगा आर बाई जेड, और मान लो उसमें तुम टेन थीटा निकालना चाहते हो, तो फिर टेन थीटा रहा होगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, ये होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले सर्किट में फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो एक्सी की वैल्यू बड़ी होगी, तो करंट लीड करेगी वी ए सी से। थीटा एंगल कह दे रहा हूँ, फाई नहीं कह रहा हूँ, थीटा एंगल कह दे रहा हूँ। और कॉस थीटा का और टेन थीटा का मैंने फॉर्मूला दे दिया। अब इसमें देखो वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा। अगर मान लो ये करंट फंक्शन है, तो सुनो, इसमें जो वी सी होगा वो इस करंट से 90 डिग्री पीछे होगा। ये ध्यान रखना, वी सी जो होगा वो करंट से क्या होगा? 90 डिग्री पीछे होगा। तो ये तो हो गया वी सी। और इसमें जो वी एल आर होगा वो करंट से फाई एंगल आगे होगा। अगर आप देखोगे तो करंट से फाई एंगल आगे होगा। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे समझ लो, ये वी एल आर आ गया, लेकिन ये वाला एंगल फाई कह रहा हूं मैं। अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो बनेगा वी ए सी बनेगा। ये बना वी ए सी, और जो करंट से थीटा एंगल पीछे है, समझ गए ना, करंट से थीटा एंगल पीछे है। और उस थीटा की मैंने दो वैल्यूज दे दी है, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे करोगे वेक्टर डायग्राम। वैसे सीबीएसई की बुक्स में और बाकी बुक्स में इसको फेजर डायग्राम दिया जाता है, लेकिन मैं नॉर्मली उसको वेक्टर डायग्राम ही कहता हूँ। और इरोडो की इस प्रॉब्लम से भी काफ़ी उसको स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ वेक्टर की तरह ही हम ऐड करते हैं, तो वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं सिक्स प्रॉब्लम। सीरीज सर्किट है, सी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, वोल्टेज की मैक्सिमम दे रखी वैल्यू दे रखी है, और ओमेगा दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है। दोबारा सुन लो, सीरीज सर्किट है, सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, और ओमेगा दिया हुआ है। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है पहले में। तो आई एम तो सीधे सीधे क्या हो गया? आई एम हो गया वी एम बाई जेड। और ये जेड कितना हो गया? जेड हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी, इसका स्क्वायर हो गया बस। एक्सएल तुम जानती हो ओमेगा एल हो जाएगा, और एक्सी हो जाएगा 1/ओमेगा सी। उसके बाद फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड एक्सटर्नल वोल्टेज, तो कुछ भी लिख लो, कॉस फाइव आर बाई जेड कर लो, या टेन फाइव
एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। उसके बाद एम्पलीट्यूड्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड कॉइल कह रहा है, कैपेसिटर एंड कॉइल। अच्छा ये ध्यान रखना, कॉइल का एक्टिव रेजिस्टेंस दिया हुआ है बेटा, ध्यान रखना, कॉइल का एक्टिव रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो कैपेसिटर के अक्रॉस मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वी सी की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा करंट की मैक्सिमम वैल्यू इनटू एक्स सी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उसी टाइप से कॉइल के अक्रॉस तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आई एम इनटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कॉइल के अक्रॉस अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू इनटू कॉइल का फिर जो एक तरीके से इंपीडेंस हो गया, क्यों कॉइल का जो इंपीडेंस हो गया वो हो गया, और एक्सएल तुम जानते ही हो, फिर ओमेगा टाइम्स एल हो गया। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला बस देख लेना, लास्ट वाला कैसे करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कैपेसिटर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और कॉइल दे रखा है, लेकिन आपके कॉइल का एक्टिव रेजिस्टेंस 0 दे रखा है बेटा, ये दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी तुम वेरी कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज एम्पलीट्यूड, ये कह रहा है। तो आपसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम अक्रॉस कैपेसिटर अक्रॉस द कॉइल, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन दोबारा देख लो। एक कैपेसिटर बिल्कुल अलग है, रेजिस्टेंस बिल्कुल अलग है, कॉइल बिल्कुल अलग है, और कॉइल का एक्टिव रेजिस्टेंस 0 है, और फ्रीक्वेंसी तुम चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो किस फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम होगा, और कॉइल के अक्रॉस क्या होगा। तो इसका देखो कंसेप्ट क्या लगना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसको मान लो कुछ भी कह देता हूं मैं, सपोज करो एक्स कह देता हूँ, हाँ, वो कितनी होगी देखो, करंट की मैक्सिमम वैल्यू इनटू एक्स सी, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी देखो, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन जेड, और इनटू एक्स सी का मतलब हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी आ गया, और जेड कितना हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी, इसका स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। वीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको मैंने एक्स बोला था, उसका फाइनली एक्सप्रेशन ये आ गया, तो ये फंक्शन ऑफ ओमेगा दिख रहा होगा तुम्हें। अब तुम्हें एक्स को मैक्सिमम करना है, तो डी एक्स अपॉन डी ओमेगा को 0 पुट कर देना बस हो गया। नहीं है, एक्स को मैक्सिमम करना है तो इसका मतलब क्या करोगे, डी एक्स अपॉन डी ओमेगा को क्या करोगे, 0 पुट कर दोगे। सो पुट डी एक्स अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू 0, वहां से ओमेगा फाइंड कर लेंगे। अच्छा इसी टाइप से बी पार्ट में तुम्हें वी एल की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, उसको मैक्सिमम करना है। तो फिर से वही आ गया,
करंट की मैक्सिमम वैल्यू इंटू एक्सएल हो जाएगा, बस हो गया, यहाँ पे केवल एक्सएल आ जाएगा और एक्सएल हो गया ओमेगा एल, और आई एम कितना हो गया वी एम अपॉन जेड, और जेड कितना हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल डिफरेंस 1 ओमेगा सी, इसका स्क्वायर हो गया। और फिर तुम्हें इसको मैक्सिमम करना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब डी बाई डी ओमेगा ऑफ वी एल एम्पलीट्यूड, इसको 0 कर दोगे तो यहां से आएगा। तो मेरे ख्याल से भी समझ में आ गया होगा कि ओमेगा वेरिएबल है, तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखोगे 0 पुट करोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें ओमेगा दिया हुआ है तुम्हें, वोल्टेज एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, सीरीज सर्किट है, कॉइल का एक्टिव रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो तेरे का कॉइल का एक्टिव रेजिस्टेंस, और उसमें एल भी दिया हुआ है। अब तुम्हें इसमें एक कैपेसिटर भी ऐड करना है, ये ध्यान रखना है, कैपेसिटर भी ऐड करना है। और व्हाट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस विल बी वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस कॉइल विल बी मैक्सिमम, और फिर वो कितनी होगी वो सब तुम्हें पूछा हुआ है। व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड इक्वल टू व्हाट इज करस्पॉन्डिंग वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द कंडेंसर, ये कह रहा है। तो दोबारा सुनो क्या है, तुम्हें एक तो कॉइल दे रखी है और इस कॉइल का एल और आर दोनों गिवन है, और वोल्टेज एम्पलीट्यूड गिवन है, सी भी ऐड करना है लेकिन गिवन नहीं है। तो तुम्हें सी की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, मतलब सी की वैल्यू क्या हो, ठीक है ना, सी की वैल्यू क्या हो कि वी अक्रॉस कॉइल, इसका जो एम्पलीट्यूड हो वो मैक्सिमम हो, और फिर वो कितना हो ये भी पता करना है, ये ध्यान रखना। और उसी टाइम पे तुम्हें कैपेसिटर का एम्पलीट्यूड ये भी फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक कॉइल है, उसका एक्टिव रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और उसका एल भी दिया हुआ है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, कैपेसिटर को ऐड करना है लेकिन दिया नहीं है कि कितना कैपेसिटर है। तो तुम्हें कॉइल का जो एम्पलीट्यूड है, कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए सी की वैल्यू कितनी होगी ये निकालनी है, और उसमें फिर तुम्हें कैपेसिटर के अक्रॉस एम्पलीट्यूड भी निकालना क्या है। तो सुनो, वी कॉइल, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, करंट का एम्पलीट्यूड इनटू एक तरीके से इसका इम्पीडेंस, क्यों, इसका इम्पीडेंस होगा, और इसका इम्पीडेंस कितना होगा अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आई एम कितना होगा, वोल्टेज एम्पलीट्यूड अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल डिफरेंस 1/ओमेगा सी, इसका स्क्वायर और इनटू रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया।
अब सिंपल सी बात है कि तुम्हारा ना इसमें केवल सी वेरिएबल है बेटा, जो है ये ध्यान रखना, इसमें केवल सी वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर जो टर्म है ये जीरो हो जाना चाहिए उसमें। मतलब डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर टर्म है, डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये जीरो आ जाना चाहिए बस हो गया। और तुम जानते हो कि ये जीरो कब होता है, ये होता है जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों? जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या कह लो 1/√LC। लेकिन बाय द वे तुमसे यहाँ पे ना ओमेगा नहीं पूछा था, यहाँ से सी पूछा था तुमने। तो इसका मतलब सी की ये वैल्यू होगी, सी इक्वल टू 1/ω²L। ये आंसर आएगा बेटा, ध्यान रखना इस कैपेसिटेंस में। समझ ना, इस कैपेसिटेंस पे आपको मैक्सिमम आएगा। और बाय द वे मैक्सिमम होगा कितना, अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम कितना होगा, ये वाला टर्म तो जीरो आ गया। क्यों? ये वाला टर्म जीरो आ गया, तो इसका मतलब वी कॉइल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर आप देखोगे तो वी कॉइल की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सीधे हो जाएगी वी एम की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर, √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये हो गया। ये दोबारा क्या था देखो, तुमसे कहता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस विल वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द कॉइल बी मैक्सिमम। तो सी की तो ये वैल्यू आ गई है, ध्यान रखना बेटा इस वाले पे। और व्हाट इज द एम्पलीट्यूड इक्वल टू, वो ये आ गया। मतलब ये जो 28 माइक्रो फेरेड है, ये तो ये वाली वैल्यू है, ये तो आ रहा है 28 माइक्रो फेरेड, ये आ गया। और व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड इक्वल टू 0.54 किलो वोल्ट, ये इसका आंसर आ रहा है। ये आंसर है 0.54 किलो वोल्ट। और एक और पूछा हुआ उसने, व्हाट इज करस्पॉन्डिंग वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस कंडेंसर। तो एक बात बताओ कि कंडेंसर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू इंटू एक्सी। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये आ गई थी ना, ध्यान रखना बेटा जो है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो इसका मतलब वी एम की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस, और एक्सी का मतलब 1/ω² आ गया। बस हो गया, इतना आएगा। और इसका आंसर बाय द वे कितना है, 0.51 किलो वोल्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि तुम्हें सी की वैल्यू निकालनी है जहां पे कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, और फिर वो कितना होगा ये भी निकालना है। और फिर उस कंडीशन में तुम्हें कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एम्पलीट्यूड वो भी फाइंड करना है। अब चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो इसमें ना एक्चुअल में ये दिया हुआ है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और तुमने V इक्वल टू VM cos ωt लगा दिया। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस तुम्हें R दिया हुआ है और कैपेसिटेंस तो C दिया ही हुआ है, ये है। अब तुम्हें इसमें करंट निकालनी, करंट कितनी होगी देखो। एक्चुअल में इस सर्किट को ना तुम थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो। देखो एक कैपेसिटर हो गया और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ गया, बस हो गया, ये हो गया देखो। और ये V हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये है बेटा जो है। अगर आप देखोगे ना इस वाले को,
इसको मैं आर और सी को फिर पैरेलल में एज्यूम कर सकता हूँ, ध्यान रखना। अब जैसे ये आई है, ये I1 है, ये I2 है, ये V है। अब आप ये देखो कि जो I1 है और V, ये तो सेम फेज में होंगे, और I1 का जो एम्पलीट्यूड होगा, I1 का जो एम्पलीट्यूड होगा वो V का एम्पलीट्यूड अपॉन R आ जाएगा। एक तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, अब जो I2 है ये इस V से 90 डिग्री आगे होगी, लीड्स V बाई 90 डिग्री। और I2 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब I2 का एम्पलीट्यूड कह लो, I2 का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा V का एम्पलीट्यूड अपॉन XC। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये हो गया कह लो। और एक चीज और कि जो I फंक्शन होगा वो I1 साइनसोइडल फंक्शन प्लस I2 साइनसोइडल फंक्शन उसके इक्वल होगा। और मुझे I निकालना था, ध्यान रखना, I निकालना था क्या होगा। इसमें हम वेक्टर मेथड अप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये समझो कि मान लो ये V है, तो I1 तो इधर ही को आएगा और I2 इधर को आएगा, करंट लीड करेगा, ध्यान रखना बेटा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा, ये I आ गया, और ये वाला एंगल फाई हो गया। तो अगर तुम देखोगे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो I की वैल्यू हो जाएगी IM, और V कितना था भाई, देखो कॉस में दिया था, VM cos ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो ये आ गया राइट। अब सुनो IM कितना होगा, IM होगा अंडर रूट ऑफ I1 का एम्पलीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस I2 का एम्पलीट्यूड इसका स्क्वायर। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर मैं फाई की बात करूं, तो अगर मैं टेन फाई की बात करूं तो टेन फाई तुम्हें दिख रहा होगा I2 का एम्पलीट्यूड अपॉन I1 का एम्पलीट्यूड। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा कैसे होगा बेटा। तो देखो ये आ रहा है ना, कुछ इस टाइप से आ रहा है। इसमें IM की वैल्यू कितनी है और फिर फाई की वैल्यू कितनी है, ये है। तो मेन मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, C और R को तुम पैरेलल में मान लो, उसके बाद I1 और V सेम फेज में होंगे, I2 V से 90 डिग्री आगे होगा, और साइनसोइडल जो फंक्शंस होंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 वो वेक्टर मेथड से ऐड होंगे, लेकिन एक्चुअल में उनके एम्पलीट्यूड्स वेक्टर मेथड से ऐड होते हैं। तो वेक्टर डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा तुम्हारा। तो फाइनली जो हमारा I आएगा वो आएगा IM cos ओमेगा टी प्लस फाई, और IM मैंने बताया कि IM क्या होगा, I1 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस I2 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर उसका रूट। और उसी टाइप से फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा जो टेन फाई होगा वो I2 का एम्पलीट्यूड अपॉन I1 का एम्पलीट्यूड, इस टाइप से। बाकी के क्वेश्चन चलो नेक्स्ट टाइम में करते हैं। सो थैंक यू एंड